टिकैत ब्रदर्स यानी राकेश और नरेश टिकैत धीरे धीरे किसान आंदोलन के लिए भस्मासुर साबित होते जा रहे हैं। वजह ये कि अपनी सियासत के चक्कर में खास तौर से राकेश टिकैत ऐसे उल्टे पुल्टे बयान देते हैं जो दूसरे किसान नेताओं को पसंद नहीं आते, और इस वजह से संयुक्त किसान मोर्चा के अंदर तकरार तेज होती जा रही है। राकेश टिकैत ने पहले खेतों में फसल जलाने वाला बयान दे दिया और अब वो कहते हैं कि 40 लाख ट्रैक्टर्स के साथ संसद का घेराव करेंगे। टिकैत के इस बयान को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा में आपसी खींचतान शुरू हो गई है। किसान नेताओं ने टिकैत को सोच समझकर बयान देने की नसीहत दी है। किसान नेताओं का मानना है कि राकेश टिकैत के हर बयान पर पूरी दुनिया की नजर रहती है और उनके बयान से निकलने वाला संदेश पूरी दुनिया में जाता है, इसलिए उनको ऐसे बयान देने से बचना चाहिए और उन्होंने इसे उनका निजी बयान भी बताया। गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड के दौरान दिल्ली में बवाल के बाद टूटते आंदोलन को भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के आंसुओं ने दोबारा से खड़ा कर दिया था। उसके बाद से राकेश टिकैत ही किसानों के सबसे बड़े नेता बने हुए हैं। उनको उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि हरियाणा, राजस्थान समेत अन्य प्रदेशों में भी सबसे ज्यादा तवज्जो मिल रही है, लेकिन उनके बयान संयुक्त किसान मोर्चा को परेशान कर रहे हैं और उनके बयान को लेकर तकरार भी बढ़ती जा रही है। राकेश टिकैत ने सबसे पहले देशव्यापी चक्का जाम को अचानक उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में करने से मना कर दिया था, जिस पर संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने नाराजगी भी जताई थी। उसके बाद राकेश टिकैत ने फसल जलाने वाला बयान दिया तो किसानों ने खेतों में खड़ी फसल पर जुताई कर उन्हें नष्ट करना शुरू कर दिया, जिससे किसान नेताओं को फसल नष्ट नहीं करने की भी अपील करनी पड़ी और बैठक कर किसानों को जागरूक करना पड़ा। ये मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि अब राकेश टिकैत ने 40 लाख ट्रैक्टर्स के साथ संसद का घेराव करने का एक बड़ा बयान दे दिया और इस पर फिर तकरार शुरू हो गई। संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई और राकेश टिकैत को इस तरह के बयान नहीं देने की नसीहत दे डाली। उनका मानना है इतने बड़े नेता कोई बयान देते हैं तो उस पर अमल भी होना चाहिए। इस तरह के केवल बयान देने से गलत संदेश जाता है और उनके बयान को इस समय काफी अहम माना जाता है। किसान नेताओं ने यह भी साफ कर दिया कि उनका निजी बयान है। उन्होंने कहा इस तरह से कोई भी नेता बयान देता है तो वह उसका निजी बयान होगा। उन्होंने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा का बयान उसे ही माना जाएगा जो बैठक के बाद जारी किया जाएगा। किसान नेता विकल्प आर्चा का कहना है कि संसद का घेराव करने वाला बयान राकेश टिकैत का निजी बयान है। वह बड़े किसान नेता हैं, उनका आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान है। उनका एक एक शब्द पूरे देश और पूरी दुनिया में किसान सुनते हैं, इसलिए उनको हर बयान सोच समझकर देना चाहिए। इसके अलावा किसान किसी भी तरह से अपनी फसलों को नष्ट न करें क्योंकि वह संयुक्त किसान मोर्चा का फैसला नहीं है। इस तरह का फैसला लिया भी नहीं जाएगा। किसान नेता बूटा सिंह कहते हैं कि संसद का घेराव करने का कोई फैसला नहीं हुआ है। राकेश टिकैत ने ऐसा किस वजह से कहा वह इस बारे में खुद बता सकते हैं, लेकिन उनके जैसे किसान नेता को इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। उनको वह बयान ही देने चाहिए जो किसानों के लिए काफी अहम हो। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। हार्दिक पटेल किसी जमाने में पाटीदार आंदोलन के बड़े नेता हुआ करते थे, बड़ी भीड़ जुटाया करते थे, लेकिन बाद में कांग्रेस के हाथों में खेलने लगे तो अब कांग्रेस उनके साथ खेल रही है। ये बात खुद हार्दिक पटेल बताते हैं कि पार्टी के नेता मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं और दिलचस्प बात यह है कि हार्दिक पटेल गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। बावजूद इसके वे आरोप लगा रहे हैं कि नगर निकाय चुनावों में कांग्रेस ने उनका ठीक से इस्तेमाल नहीं किया। असल में नगर निकाय चुनावों में हार्दिक पटेल के इलाके में कांग्रेस का खाता तक नहीं खुल पाया। पूरे राज्य में पार्टी की ऐतिहासिक फजीहत हुई है सो अलग, लेकिन हकीकत यह है कि गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल अपनी पहली ही परीक्षा में फेल हो गए। पिछले 2 वर्षों से हार्दिक कांग्रेस में है और तब से अब तक 8 सीटों पर उपचुनाव के बाद अब निकाय चुनाव भी हो चुके हैं। 2015 के पाटीदार आंदोलन से बीजेपी के खिलाफ बिगुल फूंकने वाले हार्दिक पटेल ने अब अपनी ही पार्टी पर निशाना साधा। हार्दिक पटेल ने कहा कि निकाय चुनावों में कांग्रेस ने उनका ठीक से इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी के नेता ही उन्हें नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। हार्दिक पटेल ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि चुनाव प्रचार अभियान और जनसभाओं में उनके कार्यक्रम तय किए जाते तो सूरत में कांग्रेस को 0 सीटें नहीं मिलती। हार्दिक पटेल बताते हैं कि 10 दिनों में उन्होंने 27 रैलियां की और सभी खुद से की। पार्टी ने इनमें कोई मदद नहीं की। हार्दिक पटेल बार बार आंदोलन शब्द का इस्तेमाल करते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आंदोलन से कमाई करने वालों को आंदोलनजीवी कहे जाने को अपनी जनसभाओं में मुद्दा बनाते रहे। उन्होंने 2015 के निकाय चुनाव के बारे में कहा, उस वक्त कांग्रेस को जितनी भी सीटें मिली वो पाटीदार अनामत आंदोलन समिति के आंदोलन के कारण मिली।
वो अभी भी इस संगठन के सदस्य बने हुए हैं। हार्दिक पटेल ने कहा कि कांग्रेस को 2015 में आरक्षण आंदोलन का फायदा मिला, ये उसे भी स्वीकार करना पड़ेगा। मैं कांग्रेस को बार बार कहता आ रहा हूँ, वे पाटीदार आंदोलन से निकले नेताओं को तरजीह दें, क्योंकि हमने पूरे राज्य का भ्रमण किया है। आज भी मैं दौरे कर रहा हूँ, उनमें से एक भी कांग्रेस ने तय नहीं किया है। फिर भी मैं अपने पांवों पर खड़ा हूँ, क्योंकि मैं पार्टी को मजबूत करना चाहता हूँ, भले ही कोई और ये करे या ना करे। हार्दिक पटेल ने कहा कि कांग्रेस नेता उन्हें नीचा दिखाना चाहते हैं और नीचे गिराना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा करने दीजिए, मैं बार बार उठकर खड़ा हो जाऊंगा। उन्होंने दावा किया कि 2015 में बीजेपी उन्हें नीचा गिराना चाहती थी, लेकिन वो फिर खड़े हुए। उन्होंने बताया कि निकाय चुनाव प्रचार के अंतिम दिन पार्टी ने उन्हें सूरत जाने को कहा, लेकिन उन्हें इनकार करना पड़ा, क्योंकि उनके दौरे 7 दिन पूर्व से योजनाबद्ध होते हैं। हार्दिक पटेल ने कहा कि अगर कांग्रेस ने चुनाव से 25 दिन पहले बताया होता कि उन्हें सूरत में 25 रैलियां करनी है, तो फिर वहां पार्टी के लिए ऐसे परिणाम नहीं आते। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को खुले मन से आत्मनिरीक्षण करके पता करना होगा कि कहां वो कमजोर पड़ रहे हैं और कहां वो विफल हुए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र और चुनावी गाना लोगों तक पहुंचाने में सफल नहीं रहा। उन्होंने कहा कि अगर अहमद पटेल होते तो बेहतर प्रबंधन करते। गुजरात में हुए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत को देखते हुए पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट कर जनता का आभार जताया था। द रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। सोनिया गांधी ने डीएमके के साथ सीटों पर बात करने के लिए गुलाम नबी आजाद जैसे नेता की जगह रणदीप सिंह सुरजेवाला को लगाया। नतीजा ये हुआ कि चुनावों का ऐलान होते ही डीएमके के साथ सीटों के मामले में पेंच फंस गया। हालात ये है कि डीएमके के साथ कांग्रेस का गठबंधन टूटने के करीब है। असल में तमिलनाडु में भी कांग्रेस कुछ वैसा ही खेल करने लगी थी, जैसा कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान उसने तेजस्वी यादव पर दबाव बनाकर अपनी हैसियत से ज्यादा सीटें हड़प ली। नतीजा ये हुआ कि कांटे की लड़ाई में महागठबंधन हार गई। लेकिन तमिलनाडु में एमके स्टालिन पहले से ही सतर्क हैं और उनका मूड कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने का नहीं है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 41 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन स्टालिन कांग्रेस को इस बार 25 से ज्यादा सीटें देना नहीं चाहती। इसलिए कांग्रेस ने अपनी प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू कर दी है और इसके लिए तमिलनाडु में राहुल गांधी की ज्यादा रैलियां करवा रही है। कांग्रेस के सूत्रों ने बताया कि अगर डीएमके कांग्रेस को सम्मानजनक सीटें नहीं देती तो पार्टी अलग चुनाव लड़ने पर भी विचार कर सकती है। बंगाल में भी करीब कुछ यही हालात हैं। गठबंधन की घोषणा होने के बाद भी कांग्रेस लेफ्ट के बीच सीटों पर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है और वहीं राहुल गांधी के पश्चिम बंगाल में लेफ्ट के साथ चुनाव प्रचार को लेकर अभी भी तस्वीर साफ नहीं है। राहुल गांधी 4 चुनावी राज्यों में प्रचार तो कर रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल से अभी दूरी बनाए हुए हैं। हालांकि सूत्रों का दावा है कि बंगाल में सीटों के तालमेल पर समझौता हो गया है और ऐलान भी 1 या 2 दिन में कर दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुदुचेरी में 27 मार्च से 29 अप्रैल तक मतदान और 2 मई को चुनावी नतीजे आएंगे। केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी में सिर्फ एक चरण में ही चुनाव कराए जाएंगे। तीनों राज्यों के लिए 12 मार्च को अधिसूचना जारी होगी। 19 मार्च तक नामांकन किए जा सकेंगे। 6 अप्रैल को 3 राज्यों में एक साथ मतदान होगा। 2 मई को चुनावी नतीजे आएंगे। तमिलनाडु में 234 विधानसभा सीटें, केरल में 140, पुदुचेरी में 30 सीटों के लिए मतदान होंगे। राहुल और कांग्रेस पार्टी उन्हीं राज्यों में ज्यादा जोर लगा रही है जहां वो सीधी लड़ाई में है। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि पार्टी का संगठन केरल और असम में अभी भी मजबूत है। असम में जहां इस बार कांग्रेस के सामने चेहरे का संकट है, वहीं केरल में सभी को एकजुट रखना पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है। द रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। केरल विधानसभा चुनाव के नतीजे चाहे जो हों, लेकिन इतना तय है कि केरल में कांग्रेस या कम्युनिस्ट दोनों में से एक का सफाया होगा ही। कम्युनिस्टों का गठबंधन यानी एलडीएफ हारा तो पूरे देश से कम्युनिस्ट सियासत का खात्मा हो जाएगा और अगर कांग्रेस हारी तो फिर दक्षिण भारत में उसे वापसी करने में दशकों लग जाएंगे। कांग्रेस और कम्युनिस्टों की सियासत में फंसी केरल की गद्दी पर बीजेपी की भी नजर है, लेकिन माना जा रहा है कि किसी की हार और किसी की जीत की बड़ी वजह बीजेपी ही बनेगी। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपना खाता खोलने में सफल रही थी, लेकिन इस बार ई श्रीधरन जैसी हस्तियों के पार्टी में आने के बाद से बीजेपी की उम्मीदें परवान चढ़ रही हैं। बीजेपी ये मानकर चल रही है कि केरल विधानसभा में वह एक ताकत बनकर उभरेगी। वजह यह है कि हाल ही में बीजेपी की हिंदुत्व की राजनीति को बल मिला है। साल दर साल सिकुड़ते जनाधार से परेशान कांग्रेस की निगाहें हर 5 साल बाद सत्ता बदलने के ट्रेंड पर टिकी हुई हैं। नई सदी भारत की राजनीति में वाम दलों के लिए बड़ी मुसीबत बनकर आई है। शुरुआत में वाम राजनीति का सबसे बड़ा मजबूत किला पश्चिम बंगाल ढहा, बाद में त्रिपुरा में बीजेपी के हाथों सत्ता गंवानी पड़ी। केरल के रूप में अब उसके पास इकलौता राज्य बचा है। जाहिर है अगर केरल में भी नाकामयाबी हाथ लगी तो वाम दलों की देश की राजनीति में प्रासंगिकता खत्म होने पर मोहर ही लग जाएगी।
देश की राजनीति में वाम दलों की तरह सिकुड़ती जा रही कांग्रेस के लिए भी ये चुनाव करो या मरो की स्थिति वाला बन गया है। राष्ट्रीय राजनीति में पार्टी का दखल कम होता जा रहा है तो राज्यों में जीती हुई सत्ता पार्टी संभाल नहीं पा रही। शीर्ष स्तर पर गुटबाजी से परेशान पार्टी की सारी उम्मीदें बस राज्य के बदलाव की परंपरा पर हैं। दशकों से राज्य की सियासत में मजबूत स्थिति बनाने के लिए संघर्षरत बीजेपी की योजना इस चुनाव के जरिए अगले चुनाव की नींव तैयार करने की है। पार्टी वहां हिंदुत्व की राजनीति की पैठ बनाने में जुटी है। इसी रणनीति के तहत पार्टी ने सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश के खिलाफ मुहिम चलाई, शादी के नाम पर धर्मांतरण का मामला उठाया। पार्टी के मुद्दे को बल तब भी मिला जब मेट्रोमैन ई श्रीधरन ने बीजेपी में शामिल होने के बाद शादी के लिए धर्मांतरण को बड़ा मुद्दा बताया। बीते विधानसभा चुनाव में बीजेपी की अगुवाई वाले राजग के मत प्रतिशत में करीब 9% का इजाफा हुआ था। पार्टी को पहली बार राज्य में करीब 15% वोट मिले थे। राज्य में वाम दलों की अगुवाई वाली एलडीएफ तो कांग्रेस की अगुवाई वाले यूडीएफ में पुरानी पार्टियां ही है। बीजेपी भी अपने पुराने सहयोगियों बीडीजेडी, केसी, जेआरएस और जेएसएस के साथ मैदान में है। द रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अब तक चिट्ठियों, बैठकों और बयानों के सहारे चल रही कांग्रेस की लड़ाई सभाओं और रैलियों तक पहुंच गई है। गांधी वाड्रा की कार्यशैली से नाराज कांग्रेस के 23 बड़े नेताओं ने जम्मू में सीधा मोर्चा खोल दिया। भगवा पगड़ी और बुलंद हौसलों के साथ इन नेताओं ने जम्मू से दिल्ली में बैठी सोनिया गांधी को एक तरह से खुली चुनौती पेश कर दी है। राज बब्बर ने G23 को गांधी 23 बताया, मतलब कि गांधी वाड्रा के मुकाबले गांधी 23 अब मैदान में है। और इसी वजह से कपिल सिब्बल ने कांग्रेस के कामकाज पर सवाल उठाते हुए कहा, कांग्रेस उन्हें कमजोर होती दिख रही है। उन्होंने गुलाम नबी आजाद को दोबारा राज्यसभा के लिए नामित किए जाने पर भी सवाल उठाया। इस कार्यक्रम में सोनिया राहुल के पोस्टर्स नहीं थे। कार्यक्रम के मंच पर गांधी ग्लोबल लिखा था। पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद के नेतृत्व में कांग्रेस के कई नेता जम्मू के शांति सम्मेलन में पहुंचे, जिसे गांधी ग्लोबल फैमिली नामक एक एनजीओ ने आयोजित किया। इस कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के सभी नेता भगवा साफे में नजर आए। कपिल सिब्बल ने कहा, सच बोलने का मौका है और आज सच ही बोलेंगे। हम क्यों यहाँ इकट्ठा हुए हैं? सच्चाई तो यह है कि कांग्रेस पार्टी हमें कमजोर होती दिख रही है, इसलिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। पहले भी इकट्ठा हुए थे, हमें इकट्ठा होकर इसे मजबूत करना है। हम नहीं चाहते थे कि गुलाम नबी आजाद साहब को संसद से आजादी मिले। सिब्बल ने आगे कहा, पूछिए क्यों? क्योंकि मैं समझता हूं कि जब से वह राजनीति में आए ऐसा कोई मंत्रालय नहीं रहा जिसमें वह मंत्री न रहे हों। ऐसा कोई नेता नहीं जिसको वह जानते नहीं। टेलीफोन पर जब किसी भी नेता से फोन पर बात करते थे तो उनके यहाँ आकर बैठक करते थे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस अनुभव को कांग्रेस पार्टी इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रही। केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने अपने संबोधन में कहा, हम में से कोई ऊपर नहीं आया, खिड़की रोशनदान से नहीं आया, दरवाजे से आए हैं, चल कर आए हैं, छात्र आंदोलन से आए हैं, युवक आंदोलन से आए हैं। यह अधिकार मैंने किसी को नहीं दिया। मेरे जीवन में कोई बताए कि हम कांग्रेसी हैं कि नहीं हैं, ये हक किसी को नहीं है। हम बता सकते हैं कांग्रेस क्या है, हम बताएंगे कांग्रेस को। आनंद शर्मा ने आगे कहा, पिछले 10 सालों में कांग्रेस कमजोर हुई है। 2 भाई अलग अलग मत रखते होंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि घर टूट जाएगा या भाई भाई का दुश्मन हो जाता है। ऐसा होता नहीं है। अगर कोई अपना मत व्यक्त ना करे, उसका कोई क्या मतलब निकाल ले, फिर वह घर मजबूत नहीं रहता। पहले गुलाम नबी आजाद ने कहा, पिछले 56 साल में इन सभी दोस्तों ने जम्मू कश्मीर को लेकर यहाँ की बेरोजगारी, राज्य का दर्जा छीनने, इंडस्ट्री को खत्म करने, शिक्षा और जीएसटी को लागू करने के मुद्दे को लेकर संसद में मुझसे कम नहीं बोला है। चाहे जम्मू हो या कश्मीर का लद्दाख, हम सभी धर्म, सभी जाति का सम्मान करते हैं। हर एक समान रूप से सभी का आदर करते हैं। यही हमारी ताकत है और इसे हम आगे भी जारी रखेंगे। इस मौके पर यूपी कांग्रेस के पूर्व चीफ और G23 के नेता राज बब्बर भी मौजूद थे। राज बब्बर ने कहा कि लोग कहते हैं कि G23, मैं कहता हूं गांधी 23। महात्मा गांधी के विश्वास, संकल्प और सोच के साथ इस देश के कानून और संविधान का गठन किया गया था। कांग्रेस इसे आगे ले जाने के लिए मजबूती से खड़ी है। G23 चाहता है कांग्रेस मजबूत बने। इस समारोह में गुलाम नबी आजाद और राज बब्बर के अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी, विवेक तनखा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, गुलाम नबी आजाद, गांधी ग्लोबल फैमिली एनजीओ के प्रमुख हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद थे। गुलाम नबी आजाद गांधी ग्लोबल फैमिली एनजीओ के प्रमुख हैं। ये भी कहा जाता रहा है कि कांग्रेस में असंतुष्ट नेताओं का समूह राहुल गांधी की हालिया उत्तर दक्षिण की राजनीति वाली टिप्पणी से खुश नहीं है। कांग्रेस के ये नेता गुलाम नबी आजाद को राज्यसभा के लिए फिर से नामित न किए जाने से भी नाराज हैं। पिछले दिनों गुलाम नबी आजाद का कार्यकाल समाप्त हो गया था, जिसके बाद उन्हें विदाई दी गई। आजाद की विदाई समारोह में पीएम मोदी ने सदन में उनकी काफी तारीफ की थी और इसके कई मायने भी निकाले गए थे। The report, News of India.